हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस आपका स्वागत करता हूं एबी प्रैक मैथ पर, जहां हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम्स का सीजन आ चुका है, तो इसीलिए आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉर चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसके हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली स्कूल के एग्जाम्स में एमसीक्यूज दे दिए जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जैसा आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू दिस। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस सवाल में है वो वर्ड क्या है, दैट इज नॉट इक्वल टू, है ना। बहुत बार हम जब क्वेश्चन को देखते हैं सीधा सॉल्यूशन करने चले जाते हैं। सवाल में ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू दिस। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये क्या फॉर्म है, a टू द पावर m होल टू द पावर n, जिसका लॉ हमें पता है कि आंसर कुछ ऐसा आता है, a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो a क्या है, a है 5/6 होल टू द पावर 1/5 और फिर है n की वैल्यू -1/6, मतलब इसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -1/30। तो क्या ये एक ऑप्शन में है, यस, मतलब कि ये करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो ये नहीं है। ठीक है, इस पे आते हैं। तो देखिए पावर क्या है, नेगेटिव। हमें ये भी लॉ पता है कि a टू द पावर -m कैन बी रिटन एज 1/a टू द पावर m, है ना। इसका मतलब ये भी इसी के इक्वल है, मतलब इसी के इक्वल है। क्या ये, तो यहाँ देखिए यहीं पे -1/6 था, उसे पॉजिटिव करने के लिए आपने रेसिप्रोकल कर दिया है, मतलब ये भी करेक्ट आंसर है। तो क्या ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बच गया ये, मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब यही है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉ यूज हो रहा है ऐसा कोई लॉ मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता। ठीक है, देखिए 1/5 -1/6, ये अगर आपको याद होगा तो ये डिवीजन में फॉलो होता है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तब फॉलो होता है a टू द पावर m -n। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या लिखा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो। क्या एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, नो। क्या एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, हालांकि वो तो है नहीं, अ होल नंबर। ठीक है, अगर आपको थोड़ा याद रखना है इसे, तो मैं यहाँ आपको शॉर्ट में ही एक फ्लो चार्ट बना के दिखा देता हूँ कि नंबर्स कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं। तो सबसे ऊपर आपके रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स दो हिस्से में बंटते हैं। ठीक है, रैशनल एंड इररैशनल। ठीक है, एंड देन रैशनल में आपको तीन चीजें दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, आपको इंटीजर्स दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, आपको फ्रैक्शन दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, और चाहें तो आप डेसिमल्स को भी ऐसे अलग से बता सकते हैं। ठीक, एंड देन इंटीजर में मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूं। इंटीजर में आपको अगेन तीन टाइप्स दिखाई देते हैं, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। ओके, एंड जीरो और नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर को मिला के ही हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। तो अब देखिए, अब आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा, एवरी रैशनल नंबर, हर एक रैशनल नंबर क्या है, एक रियल नंबर है ना। क्लियर, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि ओके, इसे क्लियर कर दिया जाए। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच क्या हो सकते हैं। तो हमें पहले ही पता है कि दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, है ना। कोई भी दो टाइप के नंबर्स हो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो वैसे ही दो रैशनल नंबर्स के बीच भी देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। बाकी के तीन ऑप्शंस जो भी हैं सब गलत होंगे। देयर इज नो रैशनल नंबर, गलत। देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, नो। देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर्स, ये भी गलत है। इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल 2 और 3 के बीच में कोई इरेशनल नंबर लिखना हो तो हम इजीली क्या लिख सकते हैं, 2.1 2 3 5 5 बोल के 1 लिख दिया मैंने, 5 1 2 4 6, कुछ भी रैंडमली कुछ भी लिख दिया 2 और 3 के बीच में, वो एक इरेशनल नंबर हो गया। ओके, अगले सवाल पे जाते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, तो इस पे तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होता है। इन दो के अलावा अगर कुछ ऑप्शन में दिख रहा है तो वही आंसर होगा। तो देखिए टर्मिनेटिंग, हाँ ये तो होता है, लेकिन अगेन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन नॉट। नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, हाँ वही तो है, ये तो ऑप्शन का कोई सेंस नहीं है। दिस इज अ गुड ऑप्शन कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो रैशनल नंबर का होता ही है। तो क्या नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये किसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये इररैशनल नंबर का होता है ना। आप पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल,
प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल, ऑलवेज अ रैशनल, ऑलवेज एन इंटीजर, समटाइम्स रैशनल, समटाइम्स इरेशनल। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। कोई भी दो इरेशनल नंबर्स, चलिए ले लेते हैं कोई दो इरेशनल नंबर्स, मान लेते हैं √2 इंटू √3। क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा √6। मतलब कि दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? इरेशनल। तो क्या हमें ऑलवेज इरेशनल पे टिक कर देना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि और एग्जांपल्स देखिए, अगर मैं √2 को √2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, विच इज रैशनल। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? समटाइम्स रैशनल, समटाइम्स इरेशनल। ओके, ये आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ √2। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ √2 क्या होता है? तो देखिए, ये भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक पुराने वीडियो में। ठीक है, √2 अगेन एक इररेशनल नंबर है, और इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब कि जो हमने उस वीडियो में भी जाना था 1.414, क्या ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं, इसके आगे ये चलता चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो यहां अगर पूछा है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ √2, तो जो भी ये टिक कर देंगे उनका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि आंसर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्योंकि हमें पता होना चाहिए √2 कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो फाइनाइट डेसिमल होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये तो रैशनल नंबर हो गया। तो ये तीनों ही ऑप्शन किसके हो गए? रैशनल नंबर के। लेकिन √2 कैसा है? एक इररेशनल नंबर, तो ऑप्शन डी। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि इन चारों में से कौन से ऑप्शन का फाइनल वैल्यू इररेशनल है। फाइनल वैल्यू, ठीक है, देखिए जैसा दिख रहा है एज इट इज आपको टिक नहीं करना है, आपको उनको सिंप्लीफाई करके चेक करना पड़ेगा। तो √4/√9 यहीं लिख देते हैं। √4 से सिंप्लीफाई होके वो 2 बनेगा, और √9 सिंप्लीफाई होके 3। तो क्या इररेशनल है ये? नहीं, ये तो रैशनल है। इधर आते हैं, अगर इधर आप ध्यान से देखें तो √12, क्या √12 को √4 इंटू √3 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। और √4 से क्या बाहर आ जाएगा? 2। तो यहां आ जाएगा 2√3/√3, एंड √3 हो गए आपके कैंसिल, तो बचा क्या? सिर्फ 2। अगेन रैशनल नंबर। आगे देखते हैं √7। हाँ, तो ये रूट के अंदर एक प्राइम नंबर है विच ऑलवेज गिव्स एन इररेशनल नंबर। तो हमारा आंसर तो भैया यही है। आगे उसको चेक करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि √81 की वैल्यू क्या होती है? 9। मतलब अगेन दैट इज रैशनल। तो हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल? ऑप्शन सी, √7 इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल? फिर से आ गया, इस बार इस फॉर्म में दिया था, इस बार डेसिमल के फॉर्म में दिया है। चेक कर लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था कि डेसिमल एक्सपांशन इररेशनल का कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देख लीजिए, जहां पे भी डॉट 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 और बिना कोई पैटर्न दिख रहा हो वही आपका आंसर है। तो दिस इज योर आंसर। बाकी के जो 3 है वो कैसे हैं? दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, लेकिन ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो यही आपका इररेशनल है। अगला सवाल, रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, क्यों अच्छा सवाल है? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको √2 और √3 की अप्रॉक्स वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो √2 की अप्रॉक्स वैल्यू जैसा यहां पे भी दिया है, दैट इज 1.414। नॉट एग्जैक्ट, अप्रॉक्स बोल रहा हूं मैं। ठीक है, वैसे ही √3 की अप्रॉक्स वैल्यू 1.732। तो बस आपको ये चेक करना है कि इन दोनों नंबर्स के बीच 1.414 और 1.732 के बीच कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल आपको ऑप्शन सी 1.5 दिखाई दे रहा है, वही आपका आंसर है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 सवाल कर लिए हमने, 9 सवाल पे आते हैं। ओके, चलिए 9 सवाल। द वैल्यू ऑफ 1.999, ये तो इजी सा सवाल है। ठीक है, आपको मालूम है 1.9999999 एंड तक चले ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, मतलब वो क्या है? 2 है ना। तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि आप कन्वर्जन कैसे करते हैं ये आपको पता ही होगा, मैंने लास्ट एक शॉर्ट्स में भी बताया हुआ है, चाहो तो आप देख सकते हो उसको भी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 2√3 + √3 इज इक्वल्स टू वॉट? ठीक है, तो इजी सा है, 2√3 + √3 होता है 3√3। ठीक है, अच्छा, बहुत से बच्चे जो इस टाइप की चीज़ों को ऐड नहीं कर पाते उनको मैं एक तरीका बताता हूँ। 2√3 + √3, तो आप क्या कीजिए, √3 को आप एक वेरिएबल जैसा कंसिडर कर लीजिए, मान लीजिए x। तो इसे अगर आप ऐसा कंसिडर कर लिए 2x + x, तो आई होप कि ये सॉल्व करना हर बच्चा जानता है। 2x + x क्या हो जाएगा? 3x, है ना। x हमने किसे माना था? √3, तो इसलिए फाइनली हमारा आंसर 3√3। क्लियर?
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11th, √10 इंटू √15 इज इक्वल्स टू वॉट। तो जब भी आपको सेम टाइप के रूट दिखते हैं, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर रूट एंड दिस इज ऑल्सो स्क्वायर रूट, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक ही स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 इंटू 15 क्या आ जाएगा, 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 15 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो क्या दिख रहा है आपको, 5 आ गया पेयर में, तो वो पेयर से 5 आ सकता है बाहर, और 2 इंटू 3 अंदर ही रह जाएंगे, बन जाएगा 5√6, वही आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, द नंबर ऑब्टेन ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने पे क्या नंबर ऑब्टेन होगा चारों ऑप्शन में से। तो हमें पता है हम कैसे रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं उनके बीच के साइन को चेंज करके, और उसे ही क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट। तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया √7 + 2, डिवीजन में भी √7 + 2, ब्रैकेट्स लगा दीजिए, ब्रैकेट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए न्यूमरेटर क्या बनेगा, न्यूमरेटर में तो √7 + 2 इंटू 1 मतलब √7 + 2, चाहो तो आप वहीं पे ही टिक कर सकते हो। अच्छा नहीं, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें √7 + 2 है, तो डिनोमिनेटर भी सॉल्व करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर देखिए क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर क्या आपको दिखाई दे रहा है कि दिस इज a + b, a - b, जो कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, a² - b²। तो a √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो a² - b² क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3। तो देख लीजिए 3 डिनोमिनेटर वाला कौन सा ऑप्शन है, ये दैट इज योर आंसर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। 13, चलिए 13 पे आ गए, से किया क्लियर। ठीक, वापस से आपको सेम टाइप का क्वेश्चन है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, आप कर सकते हैं, चलो बता ही देता हूँ। 1/√9 - √8, अगेन किससे रैशनलाइज करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, मतलब √9 + √8, यहाँ भी √9 + √8, ब्रैकेट्स लगा लीजिए। क्या है, ब्रैकेट लगाने से आपकी गलतियों की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अगेन 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर वैसा ही रह जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए वापस a + b, a - b मतलब a² - b², तो √9 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, ये आ गया। अब 9 - 8 1, तो डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर देख लीजिए √9 की जगह आप 3 लिख सकते हैं, और √8 की जगह 2√2 लिख सकते हैं। क्यों 2√2 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं भाई, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि √8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो 2 2 जो 4 बनते हैं उससे बाहर 2 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 3 + 2√2, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन फिर से वही रैशनलाइजेशन, ये आपको होमवर्क दे दूं क्या, नहीं, चलिए ठीक है, थोड़ा कोफिशिएंट ज्यादा है, बता देता हूं। ठीक है, अगेन अच्छा देखिए, इस बार क्वेश्चन और अच्छा है कि आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की ही वैल्यू पूछा है, न्यूमरेटर नहीं पूछा है, तो सिर्फ और सिर्फ हम डिनोमिनेटर पे ही फोकस करेंगे। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का ही साइन चेंज करते हैं, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर लेते हैं 3√3 - 2√2, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा 3√3 + 2√2, है ना। बेसिकली रैशनलाइजेशन में एक ही एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी, दैट इज a² - b², तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए, और ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करने भी आना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे यही आपका a है, 3√3 इज योर a, तो a का स्क्वायर क्या बनेगा, पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए, 3 3 = 9, और फिर √3 का स्क्वायर कर लीजिए, √3 का स्क्वायर 3, सो 9 3 = 27। वैसे ही 2√2, 2 का स्क्वायर पहले कर लो तो 4, और यहाँ √2 का स्क्वायर 2, 4 2 = 8, 27 - 8 आ जाएगा आपका 19। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन बी भैया, बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वापस आ गया एक रैशनलाइजेशन का सवाल। ठीक है, तो एमसीक्यूज में आप देख रहे हैं कि ज़्यादा वेटेज जो है ये सी रैशनलाइजेशन टॉपिक का ही है। चलिए अब देखिए, जैसा अभी तक हम सारे क्वेश्चन में कर रहे थे, हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ऐसे नंबर्स दिए हैं जो और सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं, तो पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। √32 क्या 16 × 2 ही होता है, √32 देखिए, तो क्या मैं √32 को 16 × 2 लिख सकता हूं, रूट के अंदर 16 × 2। वैसे ही √48 को क्या मैं 16 × 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। वैसे ही √8 को क्या मैं 4 × 2 लिख सकता हूं, और क्या √12 को 4 × 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं।
तो आपको दिखाई देगा कि परफेक्ट स्क्वायर्स ही मिल रहे हैं अंदर और उनके साथ कुछ प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो रूट से बाहर छलांग मार देंगे। तो 16 से बाहर आ गया 4, तो 4√2, और यहाँ से भी 16 से बाहर आ गया 4, ये बन गया 4√3। वैसे यहाँ पे भी 4 से बाहर आ गया 2, 2√2, एंड यहाँ भी 4 से बाहर आ गया 2, तो 2√3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर से 4 कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है, और फिर जो ब्रैकेट में बच रहा है वो है सेम। तो आपके पास फाइनली आंसर 4/2 होगा, विच विल बी रिड्यूस टू 2। कौन सा ऑप्शन है भैया? 2। फिर से वही बी भैया, है ना, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसका ऑप्शन, चलिए पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। चलिए क्या बोला है, इफ √2 इज इक्वल टू दिस देन इसकी वैल्यू। अब देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन में किसी चीज़ की वैल्यू दी होती है तो उसे पहले ही जाके पुट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको उस पूरे एक्सप्रेशन को या जो भी क्वांटिटी आपको दी है उसे पूरी तरह सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट लाइन में जाके वो वैल्यू पुट कीजिएगा जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अच्छा क्वेश्चन है, भले ही रूट के अंदर और रूट्स हैं, डरना नहीं है। ठीक है, हम जो कुछ सीखे हुए हैं वही अप्लाई करेंगे, मतलब कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर दो, ये जो बड़ा रूट बाहर लगा है इसी के अंदर रैशनलाइज कर दीजिए। अगेन डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से √2 - 1 √2 - 1, अगेन ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अगेन वही चीज a + b a - b मतलब a² - b² √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर 1 2 - 1 1। तो डिनोमिनेटर में तो कुछ आने वाला नहीं है। न्यूमरेटर देखिए कुछ खास बन गया है। क्या वो √2 - 1 का होल स्क्वायर बन गया है? बोलिए, बन गया है? तो डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है और न्यूमरेटर में देखिए क्या हो रहा है, √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल। तो फाइनली आपको इसकी वैल्यू मिलेगी √2 - 1। अब देखिए हो गया सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे ले जाके √2 की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कितनी गिवन है, 1.4142। इसमें से 1 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 0.4142। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, 0.4142। ऑप्शन सी इस बार आ गया है, ऑप्शन सी। थोड़ा और ऊपर कर लें क्या? कर देते हैं यहाँ तक। ऑप्शन सी आपका आंसर है। अच्छा हटाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज योर आंसर। चलिए 17th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगेन गुड क्वेश्चन। अब हम कहाँ पे आ चुके हैं? हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के सवालों पे आ चुके हैं। ठीक है, जो अगेन बच्चों को थोड़ा डराता आएगा, है ना। ठीक है, तो डरना नहीं है, बहुत ईजी सा होता है। देखते हैं, चलिए। दिस इक्वल्स टू व्हाट? ठीक है, तो आपको हमेशा सबसे अंदर से शुरू करना चाहिए। ठीक है, मैं पहले आपको एक लॉ बता देता हूं। दैट लॉ इज कि अगर एक nth ऑर्डर का एक रूट है, ठीक है, इसे ऑर्डर कहते हैं, nth ऑर्डर का एक रूट है और अंदर जो नंबर है उसका पावर m है, तो इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसा लिखा जाता है? a⁻m। और ये जो ऑर्डर रहता है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, यही चीज यहां अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा बेस नंबर है 2, m के जगह वहां देखिए 2 लिखा है, और फिलहाल n के लिए जगह क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 2/3। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, जैसे ये हुआ अब आप इधर आ जाइए, है ना, उसके लास्ट वाले ऑर्डर पे वो क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, तो अगेन वो भी इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब कि फाइनल आंसर होगा 2⁻1/6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इट इज। ठीक है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इधर आते हैं 18th क्वेश्चन में। द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटू दिस इंटू दिस इक्वल्स व्हाट? ठीक है, ओके, अगेन इजी सा सवाल है, सबको 2 के पावर में लिख दीजिए, है ना। 2 का क्यूब रूट ऑफ 2 कैसे लिखा जा सकता है? 2⁻1/3। फिर 2⁻1/4, एंड देन 32। 32 क्या होता है? 2⁵ होता है। तो अभी इस लॉ से 2⁵ और यहाँ पे है 12, मतलब 2⁵/12 लिखा जा सकता है ना, 2⁵/12। ठीक है, अब देखिए कौन सा लॉ अप्लाई होगा? अप्लाई होगा कि सेम बेस के साथ अगर चीजें प्रोडक्ट हो रही हैं तो उनके सारे पावर ऐड हो जाते हैं, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। 3 4 और 12, तो एलसीएम आ गया 12। सो ये बनेगा 4, ये क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर 3, और ये क्या बन जाएगा? 5 का 5 ही रह जाएगा।
तो 4 + 3 7, 7 + 5 12 एंड 12/12 इज 1, मतलब कि फाइनल आंसर तो 2 ही आने वाला है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। बी इज योर ऑप्शन। क्लियर कर देते हैं इसे, ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या था? ये था, ये हाँ आंसर ये है, और यहाँ अब आंसर आया है 2। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगेन वैसा ही है सवाल। क्या करेंगे? 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर, उसके ऊपर है पावर -2, और अभी हमने देखा रूट से एक्सपोनेंट में कैसे बदलते हैं, जो रूट का ऑर्डर होता है वो आ जाता है डिनोमिनेटर में। ठीक, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a⁴ m इंटू n, तो 2 इंटू -2/4, 2 2 ज़ा 4 विद अ माइनस साइन, मतलब -4/4। आंसर आएगा 9⁻⁻1, जिसे क्या लिख सकते हैं? 1/9 भी लिख सकते हैं। तो 1/9, विच ऑप्शन इज देयर? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए 20th क्वेश्चन पे जाते हैं। वैल्यू ऑफ 256 टू द पावर 0.16 एंड इंटू 256 इंटू पावर 0.09। देखिए यही वाला लॉ लग जाएगा। कौन सा? कहाँ गया? अच्छा मैंने मिटा दिया, ऊपर में था। ठीक है, बेस सेम, पावर्स डिफरेंट, और प्रोडक्ट हो रहा है, तो पावर्स या एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 256 होल टू द पावर 0.16 प्लस 0.09, विच गिव्स यू 256 टू द पावर 0.25। ठीक है, और अगर आपका डेसिमल और फ्रैक्शन वाला पार्ट अच्छा है तो आपको पता होगा 0.25 मतलब 1/4, तो इसे आप लिख सकते हैं 256 टू द पावर 1/4। और 256 किसी के पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल। 4 टू द पावर 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 का पावर 4 इंटू 1/4। तो अगेन 4 4 कैंसल, आपका फाइनल आंसर है 4। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शायद ये लास्ट सवाल हो। यस, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हो सकता है आपको सबको सॉल्व करके देखना पड़े, लेकिन चेक करते हैं क्या इजी तरीका है समझने का। तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, जो जो हो ही नहीं सकते एक्स वो रिजेक्ट, तो जो बचा वो आ जाएगा। जैसे देखिए, क्या इसकी वैल्यू कभी एक्स दे सकती है? इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी देखने में डरावना लग रहा है, तो इसको रुक जाते हैं। यहां देखते हैं, अगेन बेस सेम है, प्रोडक्ट हो रहे हैं, मतलब पावर ऐड होंगे, लेकिन क्या ये दो पावर ऐड होके कभी 1 बनेगा? क्योंकि हमें तो x टू द पावर 1 चाहिए, है ना, x, तो नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब ये दोनों को हमें चेक करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं पहले। क्या है? x टू द पावर 4/3, और जैसा हमने बताया था ये ऑर्डर जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, यहाँ से तो आंसर मिल रहा है x टू द पावर 1/9, मतलब कि ये आंसर नहीं है। तो क्या आप इसको चेक करने की भी ज़रूरत है? नहीं, ये आपका आंसर है। फिर भी क्योंकि अब सब कर ही रहे हैं सॉल्व, तो कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप अंदर को देखिए, क्या अंदर की चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं 3, और यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहा है ऑर्डर वो होता है 2। ठीक है, तो 3/2, और बाहर पावर कितना लगा हुआ है? 2/3। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये 3 इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मतलब x का पावर 1 बचेगा, विच इज़ नोन एज x। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल 21 इधर, और एक सैंपल क्वेश्चन भी था, मतलब 22 MCQs हमने कर लिया है डिस्कस। ठीक है, जितना हमने पेपर्स एनालाइज किया है, देखा है, हमने यही देखा है कि बहुत से स्कूल्स डायरेक्टली एग्जाम्पलार से ही MCQs उठा के फाइनल एग्जाम्स में दे देते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, कुछ ना समझ आए तो वापस रिवाइंड करके आप वीडियो देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो। ठीक है, ओके, तो ऑल द बेस्ट, और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, है ना, एंड दैट्स इट। थैंक यू, है ना, करते रहिए प्रैक मैथ।